सो आगे आप स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ 9th क्लास की बिहाइव की बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त इस चैप्टर में मौजूद स्टोरी है जिसे मैं आज आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से। सो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे जिनको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जाके वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके तैयार कर लेना और अपने एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चनों के आंसर्स बहुत ही आसानी से दे पाओगे उसके बाद। और अब इसके बाद शुरू करते हैं आपके चैप्टर को समझाना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख लो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, क्योंकि और चैप्टर की वीडियो भी देखनी है। तो चलिए अब समझना चालू करते हैं आपके इस चैप्टर को। ये कहानी है 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक कहे जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन की। इस चैप्टर के थ्रू उनके जीवन को हम बहुत ही कम शब्दों में समझने वाले हैं और इस वीडियो के बाद मैं इतने आसान शब्दों में हर एक पॉइंट को समझाने वाला हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से उसे आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। Albert Einstein was born on March 14, 1879 in German city Ulm। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म मार्च 14, 1879 जर्मन के एक शहर उल्म में हुआ। He had no signs of greatness। उनमें महानता के कोई भी निशान नहीं थे। जैसे कि कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं, ऐसा उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी साइन नहीं था। His mother thought that he was a freak। और उनकी माँ ये सोचती थी कि वो एक फ्रीक है। फ्रीक के कई मतलब होते हैं, इसका एक मतलब अनूठा भी होता है और इसका एक मतलब सनकी भी होता है। ठीक है, तो अब माँ के लिए बच्चा अनूठा ही होता है, सनकी तो दोस्तों के लिए होता है। When he learned to speak, he spoke everything twice। जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक चीज़ को 2 बार बोलते थे। He was boring for others children। वो और बच्चों के प्रति बोरिंग थे, मतलब उन्हें और बच्चों के साथ में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। So he played by himself much of the time। इसलिए वो ज़्यादातर समय खुद से ही खेलते रहते थे। He loved mechanical toys। उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ खिलौने बहुत पसंद थे। Looking at his newborn sister, उनकी नई नई पैदा हुई बहन जिसका नाम मज़ा था, मज़ा माज़ा जो कहिए, ठीक है, नाम में ही मज़ा है। He asked where her wheels were। और वो पूछते हैं कि इसके पहिए कहाँ हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें हर चीज़ मैकेनिकली नज़र आती थी। अपनी बहन को देख के बोल पड़े कि भाई इसके पहिए कहाँ हैं। ठीक है। अ हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर दैट आइंस्टाइन वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार उनके हेडमास्टर, एक टीचर ने उनके पिताजी से कहा कि आइंस्टाइन कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। देख रहे हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि टीचर ने बच्चे के बारे में जो बोल दिया वही होगा। यहाँ पे तो हर चीज़ उल्टी हो रही है। पालने में कोई महानता के गुण नज़र नहीं आए, टीचरों ने भी कह दिया कि ये फ्रीक है, और उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। आइंस्टाइन बिगन प्लेइंग एट द एज ऑफ 6। लेटर ही बिकम अ गिफ्टेड वॉयलिनिस्ट। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में बजाना चालू कर दिया था और बड़े होते होते तक वो एक गिफ्टेड वॉयलिनिस्ट यानी कि अच्छा वॉयलिनिस्ट बन गए थे, बता देते, अच्छा वॉयलिन बजा देते। बट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य नहीं थे। प्यूपिल माने शिष्य। ही जॉइंड अ हाई स्कूल इन म्यूनिक। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया म्यूनिक में और उन्होंने तकरीबन सभी सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। ही क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। वो अक्सर अपने टीचर से भिड़ जाते थे। भिड़ जाने का मतलब यहाँ पे मुक्केलात बजाने वाली बात नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स हैं कि यहाँ पे इसको अपने तरीके वाला भिड़ जाना समझ लें। ही डिड नॉट लाइक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन स्कूल। उन्हें स्कूल के अंदर कड़ा अनुशासन और ऑर्डर पसंद नहीं था। देखो, स्कूल में कड़ा अनुशासन और ये होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे इसी के लायक होते हैं, सभी तो नहीं, पर उनके लिए होना ज़रूरी है। ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड एट द एज ऑफ 15। और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया कुछ अच्छे के लिए। अ ईयर बिफोर हिज पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। 1 साल पहले उनके माता पिता जब मिलान जाने लगे, दे लेफ्ट हिम विद रिलेटिव्स। वो आइंस्टाइन को छोड़ गए अपने रिश्तेदारों के साथ। ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्ज़रलैंड, जिससे वो अपनी पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में ही जारी रख सके। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन जो है मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स ऑल्सो। और वो फिज़िक्स में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। फिज़िक्स में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिज़िक्स आपको पता ही है साइंस की, और बच्चे साइंस में हमारे वीक हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा, या ख़ास तरह से आप लोग। इसका रीज़न ये है कि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जबकि उसको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर, जिसका मैं खास विरोध करता हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में वो पढ़ेंगे। ही हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। अपने साथ पढ़ने वाले एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में उनका काफ़ी अधिक
इंटरेस्ट था, समझ रहे हैं, रुचि थी। हर नेम वॉज मिलेवा मैरी, और उसका नाम था मिलेवा मैरी। शी वॉज अ क्लेवर क्रिएचर, शी वॉज अ सर्ब, वो एक सर्ब थी। सर्ब मतलब साइबेरिया के रहने वाले लोगों को सर्ब कहा जाता है। द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप वेयर वुमन कुड गेट डिग्रीज। ज्यूरिक पूरे यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटियों में से ही एक थी जहाँ पर महिलाओं को भी डिग्री प्राप्त हो सकती थी। यानी कि महिलाओं को ये कहा जाना, आपकी बुक में ये दिखाया जाना कि भारत में महिलाओं की स्थिति खराब थी, ऐसा नहीं है। विदेशों में भी कुछ ऐसे ही हालात थे या इससे भी बुरे हालात थे जो हमसे छुपाए गए, हमें पता नहीं। आप कभी पढ़िएगा तब आपको पता लगेगी। देयरफॉर शी हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और इसीलिए वो स्विट्ज़रलैंड आई थी। एंड द कपल फेल इन लव, और उसके बाद हमारे आइंस्टाइन जी और मिलेवा मैरी दोनों प्रेम में गिर जाते हैं। हाउ एवर देयर लव वॉज एक्सप्रेस्ड इन साइंस, लेकिन उनका जो प्यार था वो साइंस में ही व्यक्त होता था। कैसे होता होगा देखिए ज़रा खुद ही आप, समझ में है। अब चलिए आगे बढ़ते। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। 21 साल की उम्र में उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई। ही ऑल्सो गॉट अ जॉब, और उन्हें एक नौकरी भी मिल गई। ही बिकेम अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस, और वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए एक पेटेंट ऑफिस में। अब पेटेंट ऑफिस क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपने आविष्कारों को अपने नाम पर रजिस्टर कराने के लिए भेजते हैं, उसे पेटेंट ऑफिस कहा जाता है। इन बर्न 1920, इन्हें नौकरी भाई 1920 में मिल गई थी बर्न में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की इन पेटेंट ऑफिस। ही वॉज ऑल्सो एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, वो चुपचाप अपने खुद के आइडियाज़ जो थे उसे भी डेवलप कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। ही कॉल्ड हिज डेस्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और उनका जो डेस्क था उनको उन्होंने नाम दिया था कि भाई ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. एक बहुत ही फेमस पेपर 1905 में छपा आइंस्टाइन के नाम से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिन्होंने उसमें नाम दिया। अकॉर्डिंग टू इट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इस थ्योरी को जो उन्होंने वहाँ पे दी, उन्होंने कहा कि समय और दूरी ये दोनों संपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूर्ण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने समझाया, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी। उन्होंने कहा कि दो पूरी तरह से एक बराबर की गई घड़ियाँ भी एक जर्नी, एक पूरा चक्कर पूरा दौड़ाने के बाद बिल्कुल सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी से दुनिया का मोस्ट फेमस फार्मूला उन्होंने निकाला। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और जहाँ पर उन्होंने मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन दिखाया। E = mc², ये वर्ल्ड का बहुत ही जाना माना फार्मूला है जिसे बहुत ही यूज़ किया जाता है, जिसे 20वीं सदी का एक कह सकते हैं आप एक ब्रिलियंट और सबसे ख़ास फार्मूला कहा जाता है। और मैं भी आपको ये बात बता सकता हूँ कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता और हर जगह पर भी एक जैसा नहीं चलता। आप इसको अगर सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हॉलीवुड की एक मूवी है इंटरस्टेलर, उसे देख सकते हैं। आप टाइम की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। E stands for energy, M for mass and C for the speed of light in vacuum which is about 300,000 km/s। ये लाइट की स्पीड है, इस बात का ध्यान रखना। Then Einstein was solving the most difficult problem in physics. His private life was starting to fail. अब वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिज़िक्स की, लेकिन उनकी जो प्राइवेट जो निजी ज़िंदगी थी वो फेल होने लगी। आपको याद है ना, मिलेवा मैरी, बिल्कुल बिल्कुल। ही वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे लेकिन माँ जो थी वो उसके खिलाफ थी। किसकी माँ? आइंस्टाइन की माँ। शी थॉट मिलेवा वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। वो ये सोचती थी कि मिलेवा उनके लिए बहुत बड़ी है। शी वॉज 3 years older than him। मिलेवा जो है आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। एंड शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी चिंतित थी। अब माँ के लिए उनका बच्चा हमेशा सा मासूम सा रहता है, और लड़की अगर बहुत चालाक हो तो माँ को तो डर रहता ही है। आप बखूबी समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और आखिरकार इस जोड़े ने विवाह कर लिया 1903 में। दे हैड 2 sons बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्ड। उन दोनों के 2 बेटे हुए
लेकिन कुछ सालों बाद ये शादी जो है वो फेल्ड हो गई। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 और आखिर में इस वैवाहिक दंपत्ति ने तलाक ले लिया 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर और उसी साल आइंस्टाइन ने शादी कर ली अपनी एक कज़न से जिसका नाम था एल्सा। आइंस्टाइन्स न्यू चैप्टर ब्रॉट हिम वर्ल्ड फेम और आइंस्टाइन का एक नया चैप्टर यानी जो उनके जीवन का एक नया हिस्सा उन्हें पूरी दुनिया के सामने फेम लेकर आया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जो है जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक पब्लिश कर दिया था। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 प्रूव इट्स एक्यूरेसी और 1919 में जो एक इक्लिप्स लगा, एक सूर्य ग्रहण लगा, उसने उनकी इस रिलेटिविटी थ्योरी को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। द न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने उनके काम को एक वैज्ञानिक रिवोल्यूशन, क्रांति कहा। रिवोल्यूशन क्रांति होता है। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 और इसके लिए उन्हें 1921 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुनना चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नोबेल प्राइज़ के पीछे की जो पूरी की पूरी कहानी है मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही कुछ सीखने को भी देती है और असली कहानी भी है, ये भी याद रखना। ही रिसीव्ड ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर दैट और उसके बाद उन्हें पूरी दुनिया से सम्मान और बुलावा मिलने लगा। द नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी 1933। नाजी के बारे में, नाजीज़ क्या हैं, इनके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपनी हिस्ट्री की बुक में और चैप्टर 3 पढ़ना है जहाँ पर आप इसको डिटेल में समझ पाओगे। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप नाजीज़ वर्ड आते ही समझ गए होंगे कि हिटलर के दौर की बात है कि जर्मनी में वो पावर में आ गए 1933 में। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट और आइंस्टाइन उसके बाद जो है प्रवास कर गए कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट। 5 years later, 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड बाय द नाजीज इन बर्लिन और उसके 5 साल बाद नाजियों के द्वारा बर्लिन में न्यूक्लियर बना दिया गया। इट अपसेट द अमेरिकन फिजिस्ट और उसके बाद अमेरिका के जो फिजिक्स थे, भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे, उन्हें ये बात परेशान करने लगी। दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम और उन्हें इस बात की चिंता थी कि भाई नाजियों ने जो है अब एटॉमिक बम बना लिया है, वो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939। आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति को जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दिन था अगस्त 2, 1939। इन इट, इसमें ही वार्नड दैट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप माइट डिस्ट्रॉय द होल पार्ट। इसके अंदर उन्होंने ये चेतावनी दी अमेरिका के राष्ट्रपति को कि एक बम भी पूरे पार्ट को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट। दे ड्रॉप्ड इट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अमेरिकन्स ने चुपचाप सबको छुपा के एटॉमिक बम बनाए और उसे दुनिया को दिखाने के लिए ले जाके गिरा दिए हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, जो जापान के 2 शहर हैं, जो आपने ज़रूर किसी न किसी हिंदी की अपनी बुक में या कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा था, ये उस वक्त की बात है। तो बनाए बर्लिन वालों ने पहले, लेकिन इस्तेमाल पहले अमेरिका वालों ने किए। देख रहे हैं कमाल की बात, जो पहले डर रहे थे अब वही इस्तेमाल करके अपना डर दिखा रहे हैं। बहुत सही जा रहे हो आप। ओके, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वर्तमान में उस समय जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए, उसके बाद जो तबाही हुई, इस चीज़ ने आइंस्टाइन को अंदर से डीपली गहराई में हिला के रख दिया। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशन और इस बार उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है जो कि 1945 में 24 अक्टूबर को स्टैब्लिश्ड हुई थी, जिसके अंदर दुनिया के 193 कंट्रीज़ इस वक्त सदस्य हैं। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये आपके लिए बेसिक सी जानकारी है। इन इट ही प्रपोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भाई एक पूरी दुनिया की गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए, जिसमें मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें पूरी दुनिया की सरकार है, मतलब मिल के पूरे दुनिया ने एक सरकार बनाई है। बट दिस नॉट प्रूव इफेक्टिव, लेकिन ये जो बात थी ये प्रभावी नहीं साबित कर पाए। आइंस्टाइन इन द नेक्स्ट डिकेड इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स और अगले दशक
में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व कर लिया, शामिल कर लिया। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। वो चाहते थे कि ये जो आर्म्स बिल्डअप है, ये जो दुनिया के जो देश लगातार हथियारों का निर्माण करते जा रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको आप डिटेल में 12th में अगर आपके पास पॉलिटिक रही तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है पूरी कहानी। वो इसका अंत चाहते थे। ही वर्कड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए काम किया। आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 और 76 साल की उम्र में 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड होल वर्ल्ड सिटीजन और उन्हें एक दूरदृष्टा और एक पूरी दुनिया के नागरिक के रूप में सम्मानित किया गया, मनाया गया। तो यह पूरी पूरी कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ पारिवारिक निजी जीवन को भी समझते हुए और उनका जो पूरा पूरा जीवन रहा उसे भी समझते हुए और किस प्रकार से उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिया, जिसके बाद हमने बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझाई, जिसे हम टाइम एंड रिलेटिविटी की थ्योरी या फॉर्मूला भी कहते हैं। तो होप सो कि वीडियो में जो चैप्टर आपको है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया है कि इससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं इन छोटे छोटे ऐसे पैराग्राफ से आप अलग अलग क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। इनका लिंक आपको मिल जाएगा PDF में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और इस पूरे के पूरे चैप्टर को अपने पास संभाल कर रखिए, लर्न कीजिए और अपने एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना और अब आखिरी काम और कर दो, इस वीडियो को कर दो शेयर अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।